पर ग्राउंड सरफेस पर जब वो जा रही है तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो फ्रिक्शन की फोर्स और हवा की जो रेजिस्टेंस होती है वो प्रोपोर्शनलिटी क्या कर देती है उस F अपॉन m। और बाद में इसको प्रूफ हमने किया था जो F बराबर आ गया था m। अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने फिर स्ट्रक्चर क्वेश्चन उठाए हैं आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक से, जो है हमारे पास लॉ ऑफ मोशन के एतबार से। इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा खासा आपके इंशाअल्लाह ताला नॉलेज में इजाफा भी होगा और आपको समझ भी आने लगेगा। तो जैसे देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे लिखे हुए, तो दोनों क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको उसी लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में एक थ्योरेटिकल है, बाकी दो न्यूमेरिकल है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले कह रहे हैं कि स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ अ मोशन। तो सबसे पहले आपने इसमें स्टेटमेंट लिखनी है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप सबसे पहले इस तरह हेडिंग दे देंगे एग्जाम में करने के लिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सही, ये आपने हेडिंग दे दी और यहां पर अब आप एक्सप्लेन कर देंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपने लिखा न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। सही, आपने लिखा कि एन ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट उस वक्त तक हरकत में रहता है या सुकून में रहता है। सही, स्ट्रेट लाइन में या हरकत करता है, या वो रेस्ट पोजीशन स्टेट में रहेगा, या वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहेगा, जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। सही, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा। इसका मतलब है कि कोई भी जिस्म हरकत करता रहेगा जब तक उसको कोई रोके ना। ये तो इसकी स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब वो कह रहे हैं कि गिव द सम कॉमन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे दें। तो आपने एडिंग दे दी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी आप एग्जाम्पल कैसे देंगे? आप सपोज करें एक बॉल है, अ बॉल इज ऑन इट। ये इसके कॉमन एग्जांपल मैंने लिख दी कि एक बॉल मूव ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, एक गेंद ग्राउंड पर हरकत कर रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, इट विल बी चेंज इट स्टेट इनटू रेस्ट। वो किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ ग्राउंड सरफेस एंड एयर रेजिस्टेंस एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। तो उस पर ग्राउंड सरफेस पर जब वो जा रही है तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो फ्रिक्शन की फोर्स और हवा की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसको क्या कर देती है, उसके स्टेट को मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करवा देती है। तो ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या होगी? द सैटेलाइट रेजिस्टेंस। सही, ये दो किस्म की एग्जांपल होगी। पहला जो कॉमन इसकी एग्जांपल थी, जब आपके पास एक बॉल मूव कर रही होती है तो उस पर कोई फोर्स लगकर उसके स्टेट को चेंज कर रही होती है। दूसरी, जब उस पर कोई फोर्स ना लग रही हो तो वो कंटिन्यूअसली अपनी मोशन की हरकत में रहती है। जैसे सैटेलाइट की एग्जांपल हमने दी, सैटेलाइट अगर स्पेस में कंटिन्यूअसली हरकत करता रहता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। सही है, उसको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ना आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा और ना वहां आपको एयर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस वजह से वो कंटिन्यूअसली ऑर्बिट में मूव करता रहता है। तो ये दो कॉमन एग्जांपल हुई और ये आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ हुआ। तो ये 3 नंबर का सवाल आपका यहां से कवर हुआ जिसको हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा इसका 4 का पार्ट बी है कि इनलिस्ट द सम कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कोज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने जो ऑब्जर्व किया है अपनी कॉमन लाइफ में, उसको अब हम डिफाइन करेंगे दूसरे सवाल। अब इस क्वेश्चन में जो आपके दूसरा बी है कि इनलिस्ट द सम कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कोज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो इसमें अपने इनर्शिया की डेफिनेशन नहीं लिखनी। वैसे इनर्शिया की डेफिनेशन अगर आपको रिवाइज करवानी है तो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीटली डिफाइन किया गया, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा स्टेट में यानी हालत में तब्दीली की मुखालफत करती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में जाने की मुखालफत करेगी, अगर बॉडी मोशन में तो वो रेस्ट में जाने की रेजिस्ट करेगी, मुखालफत करेगी। इस प्रॉपर्टी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और आपके फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को भी लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब हम कुछ इनलिस्ट करेंगे, दो ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन इसकी ऑब्जर्वेशंस। पहली ऑब्जर्वेशन सही है। पहले एग्जांपल, जैसे ही बस हरकत करना शुरू कर देती है, जैसे ही बस हरकत करना शुरू कर देती है तो उसमें मौजूद जो पैसेंजर होते हैं वो एकदम पीछे की तरफ जर्क खा लेते हैं, पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। या जैसे ही बस रुकती है, जैसे ही बस रुकती है तो बस तो पैसेंजर एकदम आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो ऊपर बॉडी है, सही है, हमारी ऊपर बॉडी तो रेस्ट में होती है, सही, लेकिन हमारी जो टांगे होती हैं वो बस की हरकत के साथ मूव कर रही होती है। तो इस वजह से हमारी ऊपर बॉडी रेस्ट में है, तो जैसे ही बस स्टार्ट में जाने की कोशिश करती है तो हमारी बॉडी मोशन की मुखालफत करती है, तो हम पीछे गिरते हैं, सही। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज आवर, सही, क्योंकि हमारी अपर पार्ट क्या करती है कि वो इनिशियल पोजीशन में रोकने की कोशिश करती है, सही। इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप लोगों ने देखी होगी कि व्हेन वी स्टॉप द पेडलिंग ऑफ बाइसाइकिल वंस, वो एकदम नहीं रुकती। जैसे आपने साइकिल की पैडलिंग को रोक दिया तो साइकिल एकदम नहीं रुकती, आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। क्यों? क्योंकि जमीन के फ्रिक्शन उसको रोक दे। बिकॉज द रोड फ्रिक्शन बाय साइकिल, सही। ये हमारे पास दो कॉमन ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपको बता दी, सही, इनर्शिया के एतबार से। बस यही दो कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने इसी तरह लिख देनी है, तो इंशाल्लाह आपका ये कंप्लीटली क्वेश्चन जो पार्ट ए और पार्ट बी में वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगला सवाल है, कहते हैं डिफाइन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सही है। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सही। तो सबसे पहले आपने लिख दिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये इसके स्टेटमेंट आप लिखेंगे, when net force act body, सही। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट हो गई, सही। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने इसको स्टेट कर दिया, बयान कर दिया कि आपके पास जो फोर्स एक बॉडी पे लगती है, सही है, वो फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन के, और वही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास के, उस बॉडी के मास के, सही। जिसको बाद में आप कंबाइन करके लिखते हैं कि हमारे पास ए प्रोपोर्शनलिटी एफ अपॉन एम, और बाद में इसको प्रूफ हमने किया था जो एफ बराबर आ गया था एम ए के, सही है। इसको यहां पे भी यूं लिख सकते हैं कि ए बराबर है कांस्टेंट एफ अपॉन ए, सही है, एफ अपॉन एम, एम इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये फोर्स का फार्मूला बना था ये। तो आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको स्ट्रेटली बयान कर दिया कि हमारे पास जब भी हम किसी जिस्म पर कुव्वत लगाते हैं तो वो कुव्वत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस जिस्म में प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन के, और वही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के।
ये इसने एक्सप्लेन किया था कि जितना आप कुव्वत बढ़ाते जाएंगे उतनी बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितना मास बढ़ता जाएगा उतना एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो आप एक्सेलरेशन मींस स्पीड में तब्दीली वक्त के लिहाज से, तो आपने देखा होगा कि जितना कम मास होता है वो उतना तेजी से भागता है। एक मोटा आदमी इतना फास्ट रनिंग नहीं कर सकता जितना एक पतला दुबला आदमी तेजी से भाग सकता है। तो यही इस न्यूटन के सेकंड लॉ में स्टेट किया गया। सही। अब इसका जो पार्ट बी है हमारे पास, पार्ट बी में दूसरा सवाल कहते हैं कि अ फोर्स ऑफ इसके न्यूमेरिकल से कि अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 850 किलोग्राम। फोर्स अप्लाई किया गया कितना? 3400 न्यूटन किसी जिस्म पर। जिस्म का मास कितना था? 850। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। वो एक्सेलरेशन मालूम करो जो फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर पैदा हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले आपने डेटा लिखा। आपको डेटा में क्या क्या चीजें गिवन थी? पार्ट बी डेटा। सबसे पहले आप गिवन चीजें लिखेंगे। अब गिवन में आपके पास फोर्स है। सही। फोर्स क्या है आपके पास? F, जिसको हम F से जाहिर करते हैं, वो है 3400 न्यूटन। सही। उसके बाद आपके पास दूसरा मास ऑफ अ बॉडी है जिसको हम M से जाहिर करते हैं, वो है आपके पास F50 किलोग्राम। सही। और रिक्वायर्ड में आपसे पूछा गया, रिक्वायर्ड में आपसे क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन। सही। एक्सेलरेशन मांगा गया क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से एक्सेलरेशन उस बॉडी में पैदा हो रहा है, तो अब वो एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। जब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आपके पास न्यूटन आपने लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। सही। अब आप F आपको गिवन है, एम भी गिवन है, A मालूम करना है, तो आप पुट कर देना। F की कीमत क्या है आपके पास? 3400। M आपके पास क्या है? 850 किलोग्राम। एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो हमारे को तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इसको यू भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर है 3400 अपॉन 85, 850। सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी इनको डिवाइड कर देंगे। तो 85 1 85, 85 4 340। तो एक्सेलरेशन आपके, बल्कि यहां लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्लास में लिखना एक्सेलरेशन का, किसी चीज का भी तो आप यूनिट क्लास में लिखना, तो आपने ये लिख लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही। इस तरह लिख लोगे तो और अच्छा लगेगा। सही। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया सवाल नंबर 2 का। सही। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सही। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 425 किलोग्राम। एक जिस्म है जिसका मास है 425 किलोग्राम, उस पर फोर्स लगाई जा रही है, वो फोर्स हमें मालूम करनी है। और आगे कह रहा है टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन सेम हैज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमने एक्सेलरेशन मालूम की वही आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन एग्जाम में इस तरह नहीं दिया हुआ होगा। एग्जाम में बाकायदा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन होगा। तो इसमें भी आपने क्वेश्चन नंबर 5 का डी, सी करेंगे, जिसमें आपको डेटा गिवन है। सही है। पहला आपके पास मास ऑफ अ बॉडी है, आपके पास बॉडी यानी कि m वो दिया है 425 kg। सही है। एक्सेलरेशन a आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने बी पार्ट में निकाल लिया था, वही एक्सेलरेशन मैंने यहां लिख दिया। और आपसे रिक्वायर्ड में पूछा है फोर्स यानी कि F, जो बॉडी अप्लाइड कर रही है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन
प्रोड्यूस हो रहा है। सही, बस फर्क क्या हुआ इस सवाल में, पहले इस पार्ट बी में 850 किलोग्राम इसका मास था, अब इसका मास 420 हो गया। तो जाहिर है अगर 420 हो गया तो यहाँ 3400 कुव्वत उनको लगानी पड़ रही थी। अब जब मास कम हो गया, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो आपके पास न्यूटन की फोर्स है वो कम लगेगा, क्योंकि उसका मास ही कम हो गया तो उस पर कुव्वत भी कम लगेगी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सही है, वही लिखा आपने, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपके पास, F इज इक्वल टू ma। सही, अब आपके पास m की कितनी कीमत है, आपके पास 425 और एक्सेलरेशन कितना है 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 हासिल, 4 2 जा 8 और 2 आपके पास 10 0, 1 हासिल, 4 4 जा 16 और 1 17। तो आपने गौर से देखा कि आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है वो उसके हाफ हो गया। अब जैसे आपके पास मास हाफ हुआ है, सही है, क्योंकि 850 का हाफ क्या होता है 425, इसी तरह जो फोर्स था वो 3400 से 1700 आ गया। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने उसका मास हाफ कम किया तो उसका फोर्स भी कम हो गया। तो आपने लिखा force applied on body is 1700 न्यूटन। सही है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो ये आपके पास इसका दूसरे न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। तो ये तरीकेकार से हमने 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए। बाकी तकरीबन आपकी बुक के मुताबिक इसके 3 क्वेश्चन रह गए। 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। हमारा मकसद ये है कि इसको सीख के आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाएं, फिर चाहे जिस भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आगा खान का हो, चाहे सिंध बोर्ड का हो, चाहे ज़ियाउद्दीन बोर्ड का हो, जिस बोर्ड का भी एग्जाम होगा उसमें आते यही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से आप करें, इंशाल्लाह आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो, आज का लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट्स में बताते रहिए कि हमारे लेक्चर के बारे में, ताकि हमें कॉन्फिडेंस होता रहे। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें, और जितना हो सके उसको आगे शेयर करते जाएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो। अल्लाह हाफ़िज़।